नमस्कार। वार्तावाह पे आपका स्वागत है। राजनीति के खिलाड़ी जिन्होंने राजनीति की ककहरा अपने छात्र जीवन से ही प्रारंभ किया और बड़ी झंझावत के साथ बड़ी उबड़ खाबड़ रास्ते को पार करते हुए एक ऐसे मुकाम को उन्होंने जन्म दिया जो मील का पत्थर है। मैं उस राजनीतिक शख्स के पास जो शिक्षाविद भी हैं, डॉक्टर अरुण कुमार। आदरणीय, आपका वार्तावाह पर स्वागत है। राजनीति आपका कई चरणों में प्रारंभ हुआ है और तीखे तेवर, तीखी राजनीति और अपने जिद्द जुनून के लिए आप जाने जाते हैं। इससे यात्रा से आप संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट तो जो शब्द है बड़ा वेग है। जीवन में संतुष्टि किसी को मिलती नहीं। तो हमने भी जिस तरीके से आदर्श को लेकर के राजनीति शुरू की थी, वो आदर्श का अभाव है। और शायद मैं भी दायित्व के पदों पर जा कर के कुछ मिलावटी बन जाऊं तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए संतुष्टि को मैं बड़ा, ये रिलेटिव वर्ड है, सापेक्ष शब्द है। हाँ, एक हद तक जो लोगों को राजनीतिज्ञों में अपेक्षा होती है, विधानसभा में जाएं, विधान परिषद में जाएं, पार्लियामेंट में जाएं, तो ये सब तो मिला है। आपने लाल सलाम की भी राजनीति की और आप आज जदयू में हैं। इन पूरे यात्रा में ऐसी कोई पार्टी, ऐसी कोई नेता जिसके साथ जाने का अफसोस हुआ हो डॉक्टर अरुण कुमार को? मैं उस रहस्य को खोलना नहीं चाहूँगा। जाने की खुशी हुई है। लेफ्ट में भी जब मैं रहा तो चारू मजुमदार, सीपी रेड्डी और सबसे अधिक फनी बागची, इन लोगों से प्रभावित रहा। और ये आदर्श थे। सिद्धांत भले आज के जेडीयू से अलग हो, लेकिन बाद के दिनों में मैं कर्पूरी ठाकुर, राजनारायण, रामविलास पासवान से भी मैं काफ़ी प्रभावित रहा। और कर्पूरी ठाकुर से जिन्न की तिन्न धर दिन चदरिया, वो छाया मैंने जॉर्ज फर्नांडिस में भी देखा कि ये लोग आदर्श के एक सोपान थे। तो कर्पूरी ठाकुर कोट फटल है, इसकी चिंता नहीं है, ठंडा है तो चारों वो कुर्ता पहन लिए। तो इस तरह का जीवन जिया और बिल्कुल जैसे कुछ रुपए रह गए थे श्री बाबू के अकाउंट में, और वो भी वसीयतनामा में पुत्र का जिक्र नहीं किया और लोगों का। तो ये सब राजनीति के विभिन्न पार्टियों में भी एक आदर्श थे। पंडित हरिनारायण मिश्र के संपर्क में नहीं रहा, लेकिन विधानसभा के वो स्पीकर थे। उनके आदर्श की भी चर्चा है बहुत। डॉक्टर उमेश्वर प्रसाद वर्मा थे विधान परिषद में हमारे सामने, रघुवंश बाबू थे, ये सब अध्यक्ष थे, ये सब आदर्श रहे हैं। और जीवन को इन लोगों ने बखूबी जन आकांक्षाओं के अनुरूप ही जीने का प्रयास किया। मंजय लाल से तो पारिवारिक रिश्ता था, और पुरुषोत्तम भी जानते हैं कि मेरे गार्जियन थे, और हर एक चीज़ पर उनकी दृष्टि रहती थी कि कहीं रास्ता से भटक न जाएं, जवान हैं। तो दिल्ली जाने के बाद उनका गार्जियनशिप भी बहुत ये रहा, और उनको आश्वस्त करते थे, फिर भी वो इन चीज़ों पर कड़ी दृष्टि रखते थे। मौजूदा बिहार सरकार का कार्य है शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जनता को उपलब्ध कराना। इस तीन कार्यों को मौजूदा सरकार की स्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य बड़ी ही चुनौतीपूर्ण विभाग है। रोड टूट जाएगा तो फिर बन जाएगा, एक पीढ़ी का शिक्षा का विनाश हो जाएगा तो फिर सुधरने वाला नहीं। इसलिए आदमी का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा तो फिर बनने वाला नहीं।
इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य की चर्चा जो जेडीयू के एक चेहरा हैं निशांत कुमार, यही हेल्थ मिनिस्टर बने हैं, चुनौतियों से जूझ रहे हैं, समझ रहे हैं, और यदि इसमें इनको सफलता मिली तो ये आइकन हो जाएंगे बिहार। और भारत सरकार की एक नीति जो आपको परेशान करती है, भारत सरकार की आज राजनीतिक एक नीति, एक नियत, एक उद्देश्य, एक कार्य जो डॉक्टर अरुण को परेशान करती है। देखिए, हमारी परेशानी महत्वपूर्ण नहीं है, आवाम की परेशानी महत्वपूर्ण है, और उसमें हेल्थ भी एक बड़ी चुनौती है। देश के अंदर भी प्रयास किया, माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने हेल्थ में सुधार लाने का, काफ़ी एम्स खुला, काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन जनसंख्या के अनुरूप आज भी वो नहीं है, और भ्रष्टाचार भी काफ़ी है, जिससे सरकार की नीतियों को ज़मीन तक पहुंचाया नहीं जा रहा है। अन्य विभागों के भ्रष्टाचार उतना दर्दनाक नहीं है जितना शिक्षा और स्वास्थ्य का। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है और आम जन इससे प्रभावित हैं, और विकास भी इसी में है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ राष्ट्र। उसी तरीके से स्वस्थ ज्ञान, स्वस्थ चिंतन, स्वस्थ विकास के रास्ते ये शिक्षा और स्वास्थ्य से ही ठीक हो सकता है। इस दिशा में काम बहुत हुआ है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं। एक और सवाल गार्जियन, मौजूदा व्यवस्था में भारत की विदेश नीति कितनी सफल है? 10 में से कितना नंबर देंगे इसकी सफलता को? 10 में से 8 नंबर देंगे। भारत की जो विदेश नीति है उसमें भारतीय स्वाभिमान को, और हमारा जो विकास का मानक है उसको, और हमारी जनसंख्या के अनुरूप जो हम मार्केट हैं इसको, इन सारे चीज़ों को बैलेंस करने में विदेश नीति को बड़ी कठिन रास्ते से गुजरना पड़ता है। तो हम आज यूक्रेन से भी रिश्ता रखे हुए हैं, और सबसे मजबूत समर्थक रशिया से भी हमारा रिश्ता है। हम ईरान से भी रिश्ता रखते हैं, इजराइल से भी रिश्ता रखते हैं। इजराइल जब अपने दुखद परिस्थितियों में था, भारत मैं कहता हूँ हजारों वर्ष से था, तो जिस तरीके से यहूदियों पर संकट आया और पूरी दुनिया में खोज करके इसका जेनोसाइड करने का संकल्प था, इन लोगों का राष्ट्रवाद इतना मजबूत हो गया कि आज वो अपने सब खतरे से लड़ने को पहले से ही कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। तो राष्ट्रवाद हो तो इजराइल की तरफ हो, और ऐसी परिस्थिति में हम इन चीज़ों को बैलेंस करके एक व्यापारी राष्ट्र से भी दुश्मनी नहीं लेते हुए चल रहे हैं। ये कब नहीं। भारत सरकार की एक और नीति, आर्थिक नीति, जहां डॉलर रसातल में जा रहा है, और हमारा रुपया तो आतंकी देश अफगानिस्तान से भी कमजोर पड़ा है। किस रूप में देख रहे हैं भारत की अर्थनीति को? देखिए, भारत ऐसा भी रहा है कि इसका रिजर्व गोल्ड भी गिरवी रखना पड़ा है। इसकी आर्थिक स्थिति ऐसी भी रही है। आज हमारे पास फॉरेन करेंसी का रिजर्व काफ़ी बढ़ा है। ये बात ज़रूर है कि डॉलर के कंपैरिजन में हम कमज़ोर हुए हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे संकट हमको झेलने पड़े। दुनिया की चौथी आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित हो रही है। इसमें जन प्रतिभागी भी आवश्यक है। आज गणेश जी या शंकर जी भी चाइना का लोग खरीद लेते हैं, और राष्ट्रवाद का भूत उनके मन पर सवार होता है, और चाहते हैं कि एक ऐसा जादुई छड़ी चलाएं नरेंद्र मोदी कि डॉलर के ऊपर भी रुपया चला जाए। तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। राष्ट्रवाद सिर्फ पाकिस्तान से युद्ध का कालखंड नहीं है। राष्ट्रवाद क्षण क्षण आपके जीवन में होना चाहिए। एक जो एपिसोड मैं सुना दूं, एक कहानी है। मैं अटल जी के नाम पर
विश्व हिंदी सम्मेलन का हेडक्वार्टर है मॉरिशस में। मैं वहाँ से आ रहा था। एक जापानीज 90 साल का हमारे बगल में बैठा था और वो कुछ लिख रहा था, पढ़ रहा था और जगा हुआ था। मैं भी जगा हुआ था मॉरिशस से दिल्ली आने के काम। हमने पूछा कि आर यू जापानीज? कहा यस। इज देयर एनी डाउट? नो। देन व्हाट यू आर डूइंग? आई एम लर्निंग चाइनीज। You people believe in rebirth. I also believe in Hindu mythology. Rebirth. I will again take birth and teach this Chinese people. They have cheated us. They said to my king, you are Mongolian, we are Mongolian, you have the technology and we have manpower, so come together. We will have command over Suez Canal. These days, this situation is quite different. So, ये है राष्ट्रवाद कि 90 साल का बूढ़ा भी चीन ने धोखा दिया है तो उसको अगले जन्म में सबक सिखाने के लिए चीनी लैंग्वेज पढ़ा। हिंदू मैथोलॉजी से सीखा है कि रीबर्थ होता है, तो जापाने में जन्म लेंगे, फिर जन्म लेंगे। आई जो मंगोलियन कह करके हमको धोखा दिया, हमारा टेक्नोलॉजी ले लिया, आज दुनिया पर उछाया हुआ है, हम पीछे हटते जा रहे हैं, तो इसको हम सबक सिखाएं। अब तो उम्र मेरा हो गया 90, 110 बचने का उस संकल्प लेकर के ये सीख करके सब तैयारी करके मैं मरूंगा और फिर जन्म लूंगा और फिर इसको कहते हैं राष्ट्रवाद। और इसकी कमी है हमारे यहाँ। युद्ध के समय, पाकिस्तान के समय में राष्ट्रवाद जग जाता है, बाकी कुछ किसी तरह चलिए, कितना भी समझौता कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जो धर्म की बात करते हैं वो भी चाइनीज गणेश जी या शंकर जी खरीद रहे हैं। दीपावली में ये जीरो साइंस है जिसमें ये लरी तरी सब चाइनीज है। हम गांव में जिस तरीके से देखते हैं चाइनीज सामान गुड्स, लापता है इंडियन गुड्स। तो आपको डोमेस्टिक जो आबादी है उसके हिसाब से एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी रूबल के बराबर आ पाएगा और डॉलर से लड़ने के लिए बड़ी ताकत से कीजिएगा। जैसे बहुत अभी हंगामा पीके ने किया कि बिहार के मुख्यमंत्री ने कह दिया फिजिक्स यूनिवर्सिटी बनाए। अरे भाई क्या है, लंदन स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस है, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है हमारे यहाँ, यूनिवर्सिटी का रूप लिए हुए है। आप एडवांस फिजिक्स में जरूरत है यहाँ यूनिवर्सिटी की। इसलिए हर चीज को आप नकारात्मक दृष्टि से देखिएगा तो नकारात्मक दिखेगा, अच्छे दृष्टि से देखिएगा। अब बहुत लोग कहते थे हनुमान चालीसा पढ़ करके क्या होगा, अब बुझा रहा है। तो सवाल यह है कि किस दृष्टि से आपकी आस्था कहाँ है। आपने पीके का नाम लिया, वर्तमान राजनीति में पीके को किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, जो कुछ करता है उसको मैं अच्छा मानता हूँ। कुछ कर रहे हैं, गांधी तो नहीं हो सकते, गांधी के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं एसी टेंट में रह करके। बहुत मैं उनको आदर्श मानता था, लेकिन इस चुनाव में वो जो टिकट बंटवारा किए और अंतिम समय में बदले कि किस कास्ट को कहाँ डाला जाए, मेरिट उनमें हो ना हो, नकारात्मक शक्ति हो, पशुधन हो, धन पशु हो, तो ऐसे लोगों को लाया। इसलिए विश्वसनीयता जो शुरू में थी वो अब नहीं है। धीरे धीरे संघर्ष करके विश्वसनीयता को पहले कायम करें। बांकीपुर उपचुनाव किस दृष्टि से देखते हैं आप भाजपाइयों के लिए? मैं तो जेडीयू में हूँ, भाजपा के साथ। गांधी भी लड़ने आते तो हम भाजपा के साथ रहते। हम तो एनडीए में। एक और सवाल जी, आप डॉक्टर हैं, शरीर के डॉक्टर नहीं हैं, पॉलिटिकल साइंस के डॉक्टर, पॉलिटिकल साइंस किताबों के डॉक्टर हैं। डॉक्टर अरुण कुमार ने किस विषय पे डॉक्टरी की है? आपका सब्जेक्ट क्या? हमारा है इम्पैक्ट ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती आफ्टर इंडिपेंडेंस।
धन्यवाद। आदरणीय ने बड़ा खुलकर और बड़े बेबाक ढंग से सवालों का जवाब दिया और वर्तमान सत्ता को, उसके कमियों को बचाते हुए भी मैं बुटस वार्तावाह के